उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर जिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर महानगर के गांधी पार्क स्थित रोटरी क्लब की, जहां पर आज रक्षिता सामाजिक संस्था की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य रूप से विधिवत उद्घाटन जो है भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मानवीर सिंह पुंडीर, संस्था के अध्यक्ष, संस्था के कोषाध्यक्ष और संस्था के महासचिव सतीश कुमार आर्य के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की। और महिलाओं को लेकर इस कार्यक्रम में अलग ही भागीदारी देखने को मिली, जिसमें कई तरह के जो हैं कार्य महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस रक्षिता सामाजिक संस्था की ओर से इस कार्यक्रम की। ये तस्वीरें हम आपको रोटरी क्लब से दिखा रहे हैं। सहारनपुर से न्याय परिक्रमा के लिए संजय कुमार के साथ मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। रक्षिता सामाजिक संस्था की ओर से अध्यक्ष के द्वारा सभी आए हुए अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष सभी आए हुए अतिथियों का फूल माला पहनाकर यहाँ पर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कार्यक्रम की अनेकों जो झलकियां हैं वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय एकता हेतु रक्षिता सामाजिक संस्था की ओर से ये विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस रोटरी क्लब से। सामाजिक कार्यक्रमों का क्या मतलब होता है? विचार गोष्ठी में यह है कि सभी लोगों के विचार आते हैं। मैं कुछ कहूँगा, दूसरा व्यक्ति कुछ कहेगा, तीसरा व्यक्ति कुछ कहेगा और उनके बाद जो एक निचोड़ निकल करके आएगा उस पर अध्यक्ष जी अपनी बात कहेंगे। जो पॉजिटिव या सकारात्मक परिणाम है उन पर ये आशा की जाती है लोगों से कि वो उन पर चल करके अपना विकास करें, अपने समाज का विकास करें, अपने देश का विकास करें और अपने एक लाइन बना करके, अपनी एक विषय सोच करके बना करके उस पर चलें। तो आज की जो कार्यक्रम हमारा रखा गया है उसका विषय है कि समाज की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। मैंने थोड़ा सा विषय पर प्रकाश डालने का कोशिश की थी शुरू में कि एक स्त्री के अनेक रूप हैं। वो परिवार में अनेक रूप से परिवार को चलाती है, अनेक प्रकार के बलिदान करती है। कुदरत ने उसे इतना सहन शक्ति दी है कि वो इतने कष्ट झेल करके भी कभी उफ नहीं करती है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सी स्त्रियां इस तरह की भी होती हैं जो कि अपने परिवार को, अपने समाज को विकृत करने में या डिस्टर्ब करने में भी मैं समझता हूँ कार्य करती हैं। लेकिन हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग एक सामाजिक संस्था चलाते हैं। हम हमेशा सकारात्मक सोच रख करके चलते हैं। हमारी सोच ये रहती है कि समाज में जो विकृतियां हैं वो किस प्रकार से दूर हो सकती हैं, समाज को हम किस प्रकार से सही रास्ता दिखा सकते हैं, समाज में जो सिस्टम है उसको हम किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। रक्षिता सामाजिक संस्था की इस गोष्ठी में मैं सबसे पहले आप सभी का और सम्मानित मंच का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हमारे नोटिस पर आए भाई स्वराज सिंह योगी जी हमारे बीच में हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में अनिल चौहान जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारी संस्था के सम्मानित कोषाध्यक्ष भाई प्रीतम सैनी जी भी मंच पर हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और आज की अध्यक्षता कर रहे और संस्था की नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हमारे सम्मानित आज के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सुरेंद्र मनीवाल का भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। ये आज तक उत्तराखंड में बहुत सक्रिय है। तो सुरक्षिता सामाजिक संस्था जैसा कि आप जानते हैं कोई नया नाम नहीं है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई सुरेंद्र
मानवीय सिद्धि पुंडीर हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और प्रधान जी भी हमारे बीच हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। विक्रम राणा जी, पंजाब सिंह बीटिया, सुरेंद्र मलिक जी और हमारी बहनें जो आई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है, जो संचालन कर रहे थे सतीश आर्य जी, जो हमारे नवनियुक्त महासचिव रक्षिता सामाजिक संस्था के हैं, मैं उनका भी हार्दिक और अभिनंदन करता हूँ। आज लगभग 3 साल के बाद में हमारी संस्था फिर जगी है। आप सभी जानते हैं, जितने पुराने साथी हैं, कि हमारा प्रोग्राम चलता था, नशा मुक्ति केंद्र पर चलता था। बहुत सारे कार्यक्रम किए, गांव-गांव जाकर के गांव में हमारी ट्रेनर तैयार किए, सिलाई के तैयार किए और दूसरे अन्य कार्यक्रम चलते थे। उत्तराखंड में भी कार्यक्रम चलते थे, लेकिन फिर कोरोना के कारण और अन्य कुछ कारणों से संस्था में थोड़ा रुकी, लेकिन आज मैं फिर उन्हें विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप एक कार्यकर्ता, क्योंकि हमें इस संस्था को, रक्षिता का मतलब है रक्षा करना, पालना, पालन पोषण करना। हम ये चाहते हैं कि संस्था वार्ड में जाकर के, गांव-गांव में जाकर के कार्य करे। इसी के लिए हम संकल्प हैं और संकल्प हमने ले रखा है। और आज क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, इसी के बारे में आज हमें ये गोष्ठी जो रखी, आपके विचार लेने के लिए, बड़े भाइयों के विचार लेने के लिए गोष्ठी रखी। और आप सभी बहुत बहुमूल्य समय निकालकर आप यहाँ आए हैं। माता शक्ति को भी और आप सभी को फिर एक बार हृदय से अभिनंदन। जैसे अध्यक्ष ने कहा, अध्यक्ष साहब जी ने, रक्षिता का मतलब सेवा करना, रक्षा करना। ऐसे ही सशक्तिकरण का मतलब क्या है, पहले आप थोड़ा सा ये सुन लीजिए। वैसे तो आपको सबको पता है, बंधनों से मुक्त होकर, सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने अंदर एक ऐसी सक्षम या योग्यता का आ जाना जिससे कि मैं निर्णय ले सकूँ और निर्णय ले सकूँ। यानी आप सब जानते हैं, ये सशक्तिकरण के ऊपर गोष्ठी हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, संसार मातृ शक्ति से पैदा हुआ है पूरा, और मातृ शक्ति पूरी जो है जुड़ी है परिवार से। परिवार में विभिन्न प्रकार की बुराइयाँ, विभिन्न प्रकार के बंधन, विभिन्न प्रकार के अवगुण है, जिससे कि वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। बंधनों का उनके पास बहुत ज़्यादा है, वो बंधनों के अभाव में नहीं है। इसलिए महिला सशक्तिकरण की कमी आज भी जो ऐसे ही, बदलाव तो है लेकिन बहुत कम है, इतने नहीं है जितने की होने चाहिए। और भी बहुत सारे कारण हैं, नेगेटिविटी है, ईगो है, एल्कोहल है, बिहेवियरल साइकोलॉजिकल पॉइंट है, व्यवहार की बहुत सारी कमियां हैं। तो इन सब कमियों को दूर किया जा सकता है। ये सब परिवार से स्टार्ट होगा, परिवार से शुरुआत होगी। हम अपनी सोच को बदलेंगे, तब जाके ये कार्य हो सकता है, तब जाके ये आगे बढ़ सकता है। 2 बजे मुझे वहाँ लगभग पहुँचना है। तो आप लोगों ने बड़ा बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और रक्षिता सामाजिक संस्था का फिर एक बार बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन। सभी को नमस्ते। आपको बताऊं कि हमारे जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह मनीरवाल जी, जो उत्तराखंड से हमारे बीच आए हैं और भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं इस प्रांगण में कि और हम उनके विचारों से लाभान्वित होकर के अपनी रूपरेखा बनाएंगे। मैं हमारे बीच में भाई अनिल चौहान जी हैं। अनिल चौहान जी से निवेदन है कि वो अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। अनिल चौहान जी। भाई शिवराज जोगी जी, भाई प्रीतम सैनी जी, भाई मनविंदर पुरी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी,
और प्रधान जी, महिला शक्ति, हमारे प्रिय साथियों, आपका संस्था में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था के अध्यक्ष चौधरी राजेश पाल जी और हमारे अन्य कई मित्रगण, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि हमारे परिवारों के बीच सबसे पहले जब एक बच्ची पैदा होती है, वहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है। अगर परिवार में लड़का हुआ तो ढोल बजते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। यदि लड़की पैदा होती है तो पड़ोसी दावत मांगने में हिचकिचाते हैं, ये पता नहीं अपने को कितना बुरा लगेगा। जब ये लंबे समय से भेदभाव की महिला शिकार रही और जब ये भेदभाव लंबे समय तक चलता है तो महिला की एक मानसिकता ऐसी बन जाती है कि उसे लगता है कि तुम समाज का एक ऐसा हिस्सा हो जो तरक्की के योग्य नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग के अंदर संस्कार आए, एजुकेशन आई और ये बुराई जो हमारे समाज के अंदर बहुत गहरे रूप में थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। आज ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100% या 50% भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाया है, लेकिन आज लोगों की विचारधारा बदली है और उसका कारण, मुख्य कारण यही रहा है कि विचारधारा बदली और लोगों ने अपनी बच्चियों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उसका नतीजा आपके सामने है। एक सामान्य से परिवार की, इस देश की राष्ट्रपति जो बहुत सामान्य परिवार, एक सामान्य महिला और एक दलित समाज की महिला आज भारत की राष्ट्रपति है। ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बेहतर उदाहरण है। और जब तक हमारा समाज महिला को 100% शिक्षा की ओर नहीं लेकर जाएगा और बचपन से अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ कि देश में महिलाओं का सशक्तिकरण। और एक चीज़ और महसूस होती है कि पढ़ने के मुकाबले में लड़कों से लड़कियां ज़्यादा बेहतर होती हैं। लड़के का दिमाग 20 चीज़ों में होता है, उसका दिमाग कहीं तो शैतानी में भी होता है, वाला गिरती में भी होता है। लड़की का ज़्यादातर फोकस अपनी पढ़ाई पर होता है, अपने परिवार को संभालने पर होता है। और अति सम्मानित सर, मुझे तो राजेश पाल जी ने कहा था कि एक मीटिंग है और मैं मीटिंग के हिसाब से आया था। अचानक पता चला कि एक सेमिनार के ऊपर एक गोष्ठी है। बड़ी खुशी की बात, सबसे पहले तो मैं उनको ये बधाई देना चाहता हूँ। सवाल है महिला सशक्तिकरण का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज से नहीं, पिछले एक दशक से चला रहा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वोपरि उदाहरण है। उसके बावजूद भी सतीश आर्य जी स्कूल चलाते हैं, स्थिति बता सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण में हमारे क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थिति यह है कि आज भी वही प्राचीन काल की बात दोहराई जाती है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में देखता हूं, अन्य पिछड़े इलाकों में देखता हूं कि लड़की को केवल 8वीं क्लास पढ़ाई जाती है और उसके बाद उसे घर बैठा दिया जाता है। ये कौन सा महिला सशक्तिकरण है? महिला सशक्तिकरण की बुनियाद कहां से पड़ी? मैं आज आपका एक ज्ञान का इजाफा और करना चाहता हूं। हो सकता है उससे पहले महिला सशक्तिकरण के उदाहरण हो, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। एक जमाना था जिस वक्त जब बेटी पैदा होती थी, उस बेटी को घड़े में उल्टा बंद करके और
एक गड्ढे में दबा दिया जाता था या पानी में बहा दिया जाता था और कहा जाता था कि अगले जन्म तू बेटी मत होना। वो उस समय की अज्ञानता थी। आज से 1444 साल पूर्व, ये मत सोचना कि मैं किसी और रूप में ले जा रहा हूं आपको, इस्लाम धर्म के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और उन्होंने सबसे पहले इस बात का विरोध किया। मैं उसका उदाहरण दूंगा आपको। इस बात का विरोध किया कि उस लड़की को गड्ढे में ना दफनाई जाए, उस लड़की को घड़े में ना मानी जाए, बल्कि उस लड़की को मेरा सलाम माना जाए। मुसलमानों की एक भीड़, मुसलमानों का एक जो समुदाय, एक समूह जो उनको मानता था, मानता है, वो आज भी जब घर में लड़की पैदा होती है, जो मुस्लिम भाई बहन जानते होंगे, जब घर में लड़की पैदा होती तो उसे ये कहकर के बधाई दी जाती है कि आपके घर में नबी का सलाम आया, नबी ने आपके घर में बधाई भेजी। और यही वजह है, हालांकि मेरा बड़ा टॉपिक है, अगर मुझे राजेश भाई सुबह भी बता देते तो मैं वो आंकड़े लाता, लेकिन मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मुस्लिम समाज में आज भी महिलाओं का रेशो ज्यादा है। यहां विद्वान शख्सियत बैठी है, आज भी 1000 पर 1135 महिलाएं मुस्लिम समाज में होती है। यही वजह भी है कि वहां बहु विवाह की प्रथा है, वहां 2 बीवियों का प्रचलन अब तो बहुत कम हो गया। सिर्फ यही वजह थी कि महिलाएं ज्यादा रेशो है। और हमारे समाज में, हिंदुस्तान में जो रेशो है वो 9.35 का। ये मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। यानी कि हिंदुस्तान में जो महिलाओं का रेशो है वो आज भी कम है। इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। हमारे बहुत से समाज में विवेकानंद हुए और स्वामी विवेकानंद ने भी इन बातों का विरोध किया, उन्होंने महिलाओं को बढ़ावा दिया। दूसरा उदाहरण मैं एक और बताता हूं, महिला सशक्तिकरण का। नबी के एक बेटी हुई, कोई बेटा नहीं हुआ, उसी से आज तक इस्लाम चला आ रहा है, उस बेटी से, खानदान से, जिन्हें सैयद कहते हैं, उसी खानदान से अपने आप को बिलोंग करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी हुई जिसका नाम इंदिरा गांधी। उस इंदिरा गांधी से ही गांधी परिवार चल रहा है। पुत्र नहीं था, पुत्री से चला। बहन मायावती से। महिला सशक्तिकरण दलित समाज में आज देखिएगा, जो दलित समाज में बहन मायावती का नाम लिया जाता है। इनमें जो आप में बैठी है, अपने आप को कमजोर मत समझिए। क्या आप में से बहन मायावती पैदा नहीं हो सकती? क्या आप में से श्रीमती इंदिरा गांधी पैदा नहीं हो सकती? क्या आप में से वो बीबी फातिमा नहीं बन सकती? क्या आप में से खदीजा नहीं बन सकती, जो हिंदुस्तान या दुनिया की सबसे पहली बिजनेसमैन महिला थी, खदीजा? क्या आप में से पैदा नहीं हो सकते? आज भी आप, मैं बड़े उदाहरण देखता हूँ टीवी पर, सोशल मीडिया पर पढ़ता हूँ कि फला बिजनेस खत्म हो गया था, लेकिन उनकी बेटी ने वो बिजनेस चलाया। मैं एक बात आपको बताता हूँ, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। आज हमारी कचहरी में जिस वक्त हम LLB क्या करते थे, बहुत पुरानी बात है, राजेश भाई जानते हैं कि जिस वक्त हम LLB कर रहे थे, हमारी क्लास में 2 या 3 लड़के होते थे और वो लड़के भी प्रैक्टिस में नहीं आते थे। आज अगर आप देखें, हमारी कचहरी में 50% लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छी मेहनत करके आ रही हैं और लड़कों से जल्दी केस वो सोल्व कर रही है। इसका एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। सभी इशारे की बैठ है, पंडित साहब बैठ है, ये बड़ी भली भांति जानते होंगे आप। बहनें बहुत सी होगी, टीचर्स, प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स, महिला ज्यादा पुरुष कम है। वो महिला ही आपके भविष्य की नींव रख रही है। विमल मेघवाल जी।
और उनके जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से भाई विमल पागवान जी की टीम का स्वागत करेंगे। We are thinking very pleasure about the BPR World Society, and it is a unique society to improve the women's economic condition and women's other health conditions and the educational system of this society. And we are again and again thankful to Mr. Vimal Begwal. We want to again you clapping for विमल बेगवाल। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विमल बेगवाल जी आए हमारे बीच में, और यहाँ पर जो युवा शक्ति है, जो मातृ शक्ति है, उनको मोटिवेट करें और सीधे माइक पर आ जाए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। भाई विमल बेगवाल जी, जिन्होंने यहाँ पर मंच पर मुझे मौका दिया है बोलने का, और दूसरा जो कि हमारे अतिथिगण हैं मंच पर विराजमान, और जितने भी यहाँ पर हमारे वॉलंटियर और BPR वर्ल्ड सोसाइटी से लोग आए हैं, सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप बात करते हैं भारत में 40% महिलाएं हैं और 130 करोड़ लोग अभी भारत में रहते हैं। आबादी की अगर आप बात करते हैं 130 करोड़ लोग, उसमें से 40% महिलाएं हैं। महिलाओं का आर्थिक स्थिति में क्या रोल है, ये बड़ा ही अहम विषय है, क्योंकि आज भी अगर आप बात करते हैं, अगर बाहर की बात करें फॉरेन कंट्री की, जितने भी डेवलप देश हैं, उन डेवलप देश में अभी भी जितनी महिलाएं हैं वो सब आत्मनिर्भर हैं। बट अगर भारत की स्थिति हम देखते हैं, भारत की स्थिति में आज भी काफ़ी सारी महिलाएं की जिंदगी जो है वो सिर्फ रोटी और चूल्हे तक और घर तक ही सीमित है। क्यों? क्योंकि अभी हम उन देशों से लगभग 50 से 60 साल पीछे हैं। ये सभी लोग सहमत करते हैं, और कुछ ही महिलाएं होती हैं जो आगे निकल के आती हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाती हैं, और ये पॉसिबल हो सकता है आपकी एजुकेशन से। अगर हम महिलाओं को अच्छी एजुकेशन देंगे, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड भी है, आपने देखा होगा, हम सब लोग जितने यहाँ लोग आमंत्रित हैं और आए हैं, सभी लोग समाज में रहते हैं, समाज की स्थिति को भी जानते हैं, लेकिन आप सोचिए कुछ गलत प्रथाएं हमने ही चला रखी हैं। जब हम एक लड़की के लिए कोई रिश्ता देखने जाते हैं तो हम उनकी डिमांड के हिसाब से ही, मतलब अपने हिसाब से वो चीज़ें बना लेते हैं, और वही कारण रहता है कि हमारी महिलाएं जो है वो उस रूढ़ी वाली प्रथा में फंसी रह गई है। हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि महिलाओं को अच्छी एजुकेशन देनी है। एजुकेशन होगी तो महिला अपने लिए जो भी हक होगा उसे वो बोल सकती है, उसे वो कह सकती है। मैक्सिमम अगर आप बात करते हैं 80% जो भी घर के मामले होते हैं, उसमें महिलाओं को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि किस तरीके से वो अपने मुद्दे को उठा पाए या अपने मुद्दे को बता पाए। तो ये सबसे बड़ा कारण है। BPR वर्ल्ड एजुकेशन एक संस्था है जो कि 2018 से हम रन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एजुकेशन पर प्रॉपर काम करते हैं। काफ़ी सारे हमारे वॉलंटियर हैं, कोऑर्डिनेटर, सेंटर ऑनर यहाँ पर बैठी हैं जो कि सेंटर चलाती हैं। उस सेंटर में क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर का एक काम होता है जो कि आजकल ट्रेंडिंग पे है, आप लोग जानते हैं। तो वो करते हैं, सिखाते हैं बच्चों को ताकि और बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। और सबसे बड़ी बात जो है हमारी वो है स्किल्ड एजुकेशन पर, क्योंकि हम कंप्यूटर कोर्स चलाते हैं। 100 से ज़्यादा सेंटर्स हमारे ऑल ओवर इंडिया में हैं जो कि हम लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, जो कि हाई लेवल एजुकेशन रहती है, जिसमें वेबसाइट बनाना या आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। जो लैंग्वेज होती है, सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो हम सिखाते हैं। हमारा हेड ऑफिस सहारनपुर में ही है, बोर्ड रोड के सामने जो आपका हाथी गेट है, हाथी गेट के बिल्कुल सामने हमारा कृष्णा कॉम्प्लेक्स में है, जहाँ पर प्रेमवाणी का भी ऑफिस है। तो वहीं से हम ऑपरेट करते हैं, वो हेड ऑफिस है। बाकी बिहार तक हमारी संस्था भी वर्क कर रही है। लेकिन हमें अभी जो भी हमने देखा है, जो समस्या है महिलाओं की, वो यही है कि अगर हम 10 लोगों को बताने जाते हैं, हम 10 लोगों को या घर में बताते हैं, तो उसमें से केवल 2 या 3 महिलाएं ऐसी होती हैं जो काम कर पाती हैं या फिर आगे अपनी एजुकेशन को बढ़ा पाती हैं। ये सबसे बड़ा रीजन जो है वो फैमिली का हो सकता है या फिर अवेयरनेस का हो सकता है, क्योंकि हो सकता है अवेयरनेस ना हो। अगर हमें अपनी सच्चाई पता होगी कि हम किस लेवल पर हैं,
हम कहाँ काम कर रहे हैं, तो ही हम आगे जा सकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सापला गाँव से हूँ। मैं एक सैंडल चलाती हूँ, सिलाई और ब्यूटी पार्लर दोनों अपने घर में सिखाती हूँ। हमारा घर छोटा सा है, हम 10-12 बच्चे आ जाते हैं तो उनको ही सिखाती हूँ। मैंने सिखाया 31 बच्चों को सिलाई और ब्यूटी पार्लर सिखाया है। मैं बहुत अच्छा सीखी है और भी आए हैं, अभी आ रहे हैं और इतना अच्छा सीखे गया कि मैंने भी अपना सेंटर अलग से खोला है, वे भी चला रहे हैं। छोटे छोटे से सेंटर हैं, छोटे छोटे गांव में हैं। मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ। मुझ पर माइक पे बोलना भी नहीं आता है। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं पहली बार आई हूँ माइक पे। मुझे नहीं पता माइक पे कैसे बोले जाता है, क्या बोले जाता है। और मैं गाँव मनोरथ से आई हूँ। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते। और मैं कॉन्ट्रैक्टर में काम करती हूँ, अभी 2 साल से करती हूँ। और मेरे सेंटर भी जो मैंने सिलाई सेंटर खुलवाए हैं चल भी रहे हैं और उनके लिए भी काम करती हूँ। और मैं सिलाई करके मैं अपने लिए सामान लेकर आई हूँ। आपको जो मेरा नाम प्रीति दीमान है। मेरे गांव का नाम भेड़ है। और जैसे कि आज बात चल रही है महिला सशक्तिकरण की, तो मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के अंदर वो ताकत होती है जो अपने आप को अपना उज्जवल भविष्य बना सकती है। और देखो, मैं भी एक गाँव से हूँ, मैं भी एक महिला हूँ। मैंने देखा हूँ गाँव के अंदर महिलाएं कहती है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अपने अंदर हिम्मत, हौसला, ताकत होनी चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम गाँव के वो बेटियां हैं जो कामयाबी हासिल कर सकती है। और मैं भी उसी गाँव से हूँ जहाँ से महिलाएं निकलने के लिए हिचकिचाती है, लेकिन हमारे अंदर हौसला होना चाहिए। और मैं एक टीचर भी हूँ और LIC में जॉब भी करती हूँ और सोशल वर्क भी करती हूँ। धन्यवाद। आज बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की। जब एक महिला अपना घर, अपना परिवार अच्छे से चला सकती है तो वह एक समाज भी चला सकती है, एक संस्था भी चला सकती है। बस हिम्मत रखनी होती है और उसे सपोर्ट भी करना होता है। जब एक महिला अपने पूरे परिवार को सपोर्ट करती है, अपनी बेटी को पढ़ा सकती है, अपने बेटे को पढ़ा सकती है, अपने हस्बैंड तक को कामयाब बना सकती है, तो परिवार का भी हक बनता है कि उस महिला को भी थोड़ा सपोर्ट किया जाए। तभी तो महिला मजबूत होगी जब उसे सबका सपोर्ट मिलेगा, या अकेले थोड़े ना बन पाएगी वो। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि सभी को महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। नमस्कार। एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ रहने वाले व्यक्ति हैं और इनकी ग्राम सभा का नाम रामपुर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं समझता हूँ अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आज महिला सशक्तिकरण कोबराज के एक संकलित लक्ष्य सामाजिक संस्था द्वारा यह गोष्ठी हुई है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई सुरेंद्र मनीवाल जी और इस संस्था के अध्यक्ष चौधरी राजेश पाल जी, जो हम 20-22 साल हो गए एक साथ कर रहे हैं। हर कार्यक्रम में, हर उसमें सुख दुख में साथ निभा रहे हैं। भाई राजेश पाल जी हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू ग्राम प्रधान जितेंद्र प्रधान जी शेरपुर से, हम इनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं कि हमारी संगोष्ठी में आए हैं। हमारे बहुत पुराने साथी अनिल चौहान जी जो मंच पर बैठे हैं, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे खान साहब एडवोकेट, हमारे बड़े भाई बजाज साहब एडवोकेट, रामनी एडवोकेट, पंजाब मीडिया उमेश पाल जी, प्रदीप दुबाना जी, सभी सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, आज इस संस्था का, जैसे पहले भी हमारे अध्यक्ष राजेश पाल जी ने कहा था कि कोरोना के वजह से कुछ थोड़ा सा इस संस्था में संचार में विराम सा लग गया था, लेकिन इस संस्था से पहले हमें हर ब्लॉक में मुजफ्फराबाद हो, सडोली हो, रामपुर हो, गंगो हो, देवबंद हो, नागल हो, कुमारका हो, हर ब्लॉक में इस संस्था के पदाधिकारी हैं, अब भी हैं। वे थोड़ा सा इससे कोरोना के वजह से हो गए थे और इसलिए
ये संस्था बहुत पुरानी संस्था है, बजट गवर्नमेंट है, ईमानदार है, कोई इस संस्था में पदाधिकारी लालची नहीं है, अपने घर से काम चलाता है इसको चलाने के लिए। और महिला सशक्तिकरण में भी इनका, इस संस्था का हर तरीके से सिंचाई, मतलब सिलाई में, कढ़ाई में, जो भी इन संस्था के द्वारा काम किया गया है वो महिला के प्रति भी बहुत जागरूक किया गया है। फिर सीजीएम है, फिर डीजे है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप राष्ट्रपति महोदय तक जा सकते हैं। जिस दिन आपकी सोच ये हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि उस दिन महिलाएं बहुत ज्यादा सशक्त हो जाएंगी। हमें लड़ाई को जब शुरू की है तो उसे एक मुकाम तक पहुंचाना है। लड़ाई का मकसद ये नहीं है कि हमें जीतना है। जो व्यक्ति लड़ता है वो या तो जीतता है, आमिर खान जी, जो व्यक्ति लड़ता है वो या तो जीतता है या कुछ सीखता है। तो हमें सीखने की सोच रखनी है। हमारे बीच में परवीन जी हैं, कृपया अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि रक्षिता संस्थान ने आज का दिन बहुत अच्छी टाइम है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले काम किया था उसकी आज जयंती है। आज हनुमान जयंती है। हनुमान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में अपने जीवन लगाया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी आले साहब ने बहुत लंबी लंबी बातें कही। महिला का वक्त ही आज का वक्त है। इतनी लंबी सारी कोर्ट की बातें बताई। मैं एक ऐसी महिला की कहानी आपको सुनाता हूँ जो अपने अधिकारों के लिए पहले लोअर कोर्ट में लड़ी, फिर सेशन कोर्ट में लड़ी, हाई कोर्ट में लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसे नागरत्नम ने जजमेंट दिया, उसके फेवर का जजमेंट दिया। उसके अधिकारों का एक DPH का एक मुकदमा था, उसको ससुराल में रहने नहीं दिया जाता था। पहले वो लड़ी लोअर कोर्ट में, फिर सेशन कोर्ट में लड़ी और फिर हाई कोर्ट में लड़ी और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में नागरत्नम ने उसको सारे अधिकारों में गए जो वो मांग गए। तो 10 सबसे बड़ा जजमेंट से तो एक था। और वो महिला पर ग्रुप के लिए नोएडा में रहने वाली प्रभा देवी त्यागी हैं, जिन्होंने इतना महिला सशक्तिकरण में अपनी ताकत लगाई। मैं सबको यही कहूँगा कि महिलाएं कम नहीं है। आज का दिन विशेष रूप से हमें अपनी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए और महिलाओं को खुद अपनी ताकत समय नहीं चाहिए। और जहाँ से भी न्याय मिले, कहीं पर भी न्याय, जितना संघर्ष करना पड़े उतना करना। थैंक यू बहुत, धन्यवाद सबका। आज के इस संगोष्ठी प्रोग्राम में रक्षिता सामाजिक संस्थान जो रजिस्टर्ड है, मैं इस मंच पर सबको बधाई देना चाहता हूँ और सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे साथीगण, हमारे 50 साल एडवोकेट रागिनी जी, अनिल चौहान साहब, मेरे पुराने साथी प्रीतम सिंह सैनी जी, नैनपुरी ग्राम प्रधान, और इस प्रोग्राम के सफल संचालनकर्ता को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और इस प्रोग्राम में बड़ी ताकत और अपनी जान साथियों के साथ मिलकर जो फूकी है, जो इसके अध्यक्ष भी है चौधरी राजेश पाल, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, आज इस मंच पर हमारे अध्यक्ष बनाकर जो रक्षिता सामाजिक संस्था ने हमारा मनोबल और मान सम्मान रखा है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और अंत में यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय इस रक्षिता सामाजिक संस्था को दिया है, वे भी बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज हमारे सभी साथियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की बात महिला सशक्तिकरण के ऊपर अपनी वाणी से सुशोभित किया है। ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि
नंबर 2 पढ़ाई, नंबर 3 रक्षिता सामाजिक संस्था। सबसे पहले तो मैं गंदगी के ऊपर बोलना चाहता हूँ। हमारे परिवार की, हमारे गांव की, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की गंदगी किस चीज से दूर होती है? आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षा से। लेकिन शिक्षा के साथ, पढ़ाई के साथ में एक चीज और जुड़ी हुई है, आप लोग उसको भलीभांति ग्रहण कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई बोला जाता है, कढ़ाई को कपड़े सीलने वाली कढ़ाई नहीं, कढ़ाई से मेरा मतलब है दिमागी नॉलेज। अगर हमारा कोई बच्चा, जैसे हमने बोला भाई पढ़ाई से गंदगी दूर होगी, अगर हमारा कोई बच्चा अनपढ़ है या वो नहीं पढ़ पा रहा है, वो कैसे अपना पालन पोषण करेगा? का क्या नाम है सर, और किस संस्था से आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया? मैं सतीश कुमार आर्य, महासचिव रक्षिता सामाजिक संस्था। और आज हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया, एक विचार गोष्ठी आयोजित की कि समाज की व्यवस्था को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए महिलाओं की क्या भूमिका है। कितनी महिलाएं आज इस कार्यक्रम में आई हैं और किन किन मुद्दों को लेकर ये संस्था जो है समाज में कार्य कर रही है? आज लगभग 100-125 व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम में आए, जिनमें कि हमारी 40% महिलाओं की और बच्चियों की भूमिका रही। और हमने अपने हिसाब से सभी वक्ताओं ने उनको बताया कि समाज की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। संस्था क्या क्या कार्य करती रही है? संस्था पहले से ही अनेक मोटिवेशनल केंद्र, सिलाई सेंटर आदि चलाती रही है। और महिलाओं के विकास के लिए हम उन्हें किस प्रकार से रोजगार परक कार्य दे सकते हैं, इस पर भी संस्था लंबे समय से कार्य कर रही है।